अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में जो है नंबर 7 में जो है लेक्चर नंबर 7 में हमने जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पूरी डिटेल के साथ जो है कवर कर लिया है। तो आज से जो है हम प्रैक्टिकल जनरल अकाउंटिंग की जो थी जनरल एंट्रीज, उसके बाद जो है लेजर, फिर उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज़ टिल बैलेंस शीट तक जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं, बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपको कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो आज की लेक्चर में जो है नंबर 8 में जो है जनरल एंट्रीज़ को हम जो है स्टडी करेंगे। इसके दो पार्ट्स बनेंगे। एक पार्ट में जो है मैं इसकी कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन विद शॉर्ट एग्जांपल आपको जो है प्रॉब्लम में से कुछ जो ट्रांजिशंस होंगी वो कवर करेंगे, और उसके साथ ही जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो भी इसके अलग से जो रिमेनिंग बचेंगी ट्रांजिशंस वो भी स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर जनरल एंट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे जो है मैं आपको इंफॉर्मेशन देता जाऊँ कि जनरल एंट्रीज़ जस्ट एक जो है क्रूशियल पार्ट है अकाउंटिंग का। ये एक प्रोसेसिंग ट्रांजिशन है। इसमें जो है 4 आपके स्टेप्स जो हैं यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, फिर इसको जो है बाकायदा से जो है डिटेल में देखते हैं। जनरल एंट्रीज़ एंड पोस्टिंग ट्रांजिशंस, पोस्टिंग जो है लेजर्स में फिर जाएंगी। प्रोसेसिंग ट्रांजिशन इज़ जो है क्रूशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर द 4 यूजुअल स्टेप्स एंड प्रोसेस आर जो है डिपेक्टेड यानी शोन या जो है हम अडॉप्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 एंड 2 इन्वॉल्विंग ट्रांजिशन जो है इन्वॉल्विंग ट्रांजिशन अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है हम एनालाइज करते हैं या उसको देखते हैं। और इंट्रोड्यूस इन प्रीवियस सेक्शन में जो है ऑलरेडी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को है डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो नंबर 3 में जो है स्टेप नंबर 3 और 4 जो है नंबर 3 में जो है आपकी ट्रांजिशन को जो है क्रॉनिकली जो है स्टैंडर्डाइज तरीके से हम उनको जो है जनरल एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल एंट्रीज़ का जो मेन मकसद है, जनरल एंट्रीज़ गिव्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजिशन इन वन पैलेस। एक जगह पे जो है एक ही ट्रांजिशन के आपके 2 एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे। एक साइड होगी डेबिट, उसके साइड होगा क्रेडिट। तो ईच ट्रांजिशन के 2 पहलू होंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो वो जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट और उनके जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। लिहाजा अगर आप आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो उनको जो है लेक्चर नंबर 7 को लाजम पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इंटर कनेक्टेड हैं। लेक्चर बाय लेक्चर जो है मैं चल रहा हूँ, सो टॉपिक्स ये सारे सीरीज़ में ही चल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजिशन इन जनरल एंट्रीज इज़ जनरलाइजिंग। जिसको जो है हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं उसको जो है हम जनरलाइज करते हैं। नंबर स्टेप 4 जो है ट्रांसफ़र और पोस्ट एंट्रीज टू फ्रॉम जनरल एंट्रीज टू लेजर को भी जो है हम इंशाल्लाह आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में 1-2 वीडियो के बाद जो है हम उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्रीज़ के कुछ जो है टॉपिक्स में कवर करूँगा। 1-2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊंगा और करवाऊंगा भी, ताकि आपके इस पर ग्रिप अच्छी खासी आ जाए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज इंफॉर्मेशन टू द लेजर अकाउंट इज़ पोस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो है 4 पार्ट्स हैं और जो 4 स्टेप्स हैं। तो जो 3 स्टेप्स होंगे वो हम जो है ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड करने में जनरलाइजिंग करते हैं, और नंबर 4 जो है ये जो है पोस्टिंग हो जाएगा लेजर में, जहाँ पे वो सब लेजर या सब अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली आपके पास जो है इवेंट अकर हुआ होगा, इकोनॉमिक इवेंट जब अकर होगा तभी आपकी जो है ट्रांजिशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं विद जनरल एंट्रीज़ या जो है डबल एंट्री सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी रिसिप्ट होंगी, आपके वाउचर्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, परचेज टिकट, नोट्स पेएबल, क्लाइंट बिलिंग और जो है रिसीवेबल बिल्स होते हैं, पेएबल बिल्स होते हैं। ये जो अकाउंट्स होते हैं या आपके पास जो वाउचर और रिसिप्ट्स होंगे ये आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनके बिहाफ पे आपको जो है जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फॉर सपोज बैंक स्टेटमेंट है, डिपॉजिट किया है, ये मेरा एक इवेंट रिकॉर्ड हो गया, ये मैंने डिपॉजिट की है।
30,000 जो है कैश की है, डेफिनेटली अब कैश और बैंक जो मेरा एसेट है और कैश भी मेरा एसेट है, तो एक एसेट को इंक्रीज़ किया है, दूसरे को जो है डिक्रीज़ किया है। तो ये जैसे आपके पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो तो ये स्टेप नंबर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है नंबर 2 में आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि आया कि ये एसेट की तरफ जाएंगे या लायबिलिटीज़ या ऑनर सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। तो वो एनालिसिस आप जो है थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है मैंने आपको बताया, इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी, और उसके बाद जो है इक्विपमेंट और जो इक्विटी और जो कैपिटल के जो कंपोनेंट्स थे वो भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिए, वो भी बता दिए हैं। तो जैसे ही आप एनालिसिस कर लें तो उसके बाद जो है आपका थर्ड स्टेप जो होगा यहाँ पे नंबर स्टेप में जो है रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज़। तो जनरल एंट्रीज़ का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या कैसे वो बनाया जाता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे आप ये जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद जो है लिस्ट आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है टू पोस्ट एंट्रीज इनटू जर्नल टू द लेजर, जो लेजर की तरफ आप उनको जो है रिकॉर्ड करेंगे। लेजर रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं ट्रायल बैलेंस के तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जो है जनरलाइजिंग का दिखा देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे हम जो है जनरल एंट्रीज़ का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसका जो स्पेसिफिम है या आप जो कह सकते हैं यही आपका जो है मैनुअल अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है, चाहे आप कंप्यूटराइज पे काम कर रहे हों या मैनुअल पे कर रहे हों। अगर आप बुक पे भी ड्रा करेंगे तो आपको इसी तरह ही रिकॉर्ड किया जाएगा या इसी तरह ही ड्रॉ करना होगा, उसी मेथड से आपको जो है ट्रांजिशन रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ ये किस तरह जो है ट्रांजिशंस में कौन कौन सी फॉर्मेट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री। वाइल कंपनीज कैन यूज वेरियस जर्नल्स, एवरी कंपनी यूजेस अ जर्नल इट कैन बी यूज्ड इन रिकॉर्ड एनी ट्रांजिशन इंक्लूडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ईच ट्रांजिशन। ए जो होगा सबसे पहला जो ए कॉलम आपका होगा वो डेट का होगा, द डेट ऑफ ट्रांजिशन। बी आपका जो होगा टाइटल ऑफ अफेक्टेड ट्रांजिशन जो आपका बी होगा, जो टाइटल आपका जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो आपको बी में लिखना पड़ेगा। सी डेफिनेटली आपका जो अमाउंट होगा वो इफेक्ट होगा वो यहाँ पे आपका सी में आएगा, और डी जो है आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजिशन आएगी, जो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी क्योंकि आपने वो रिकॉर्ड क्यों की है वो थोड़ी सी शॉर्ट आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नॉट एग्जैक्ट रूल फॉर राइटिंग जनरल एंट्रीज एक्सप्लेनेशन, एन एक्सप्लेनेशन शुड बी शॉर्ट येट डिस्क्राइब वाई एन एंट्री इज मेड। रिकॉर्डिंग जो एंट्रीज जो है यो क्यों मेड की है या क्यों बनाई गई है या क्यों इसको रिकॉर्ड किया है, तो शॉर्ट में उसका जो हम जो है डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिसीव इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, तो ये नंबर डी है। तो ये फॉर्म है। सबसे पहले अगर आप बुक पे ड्रा करेंगे मैनुअल पे, यहाँ पे इस तरफ से लेफ़्ट साइड पे आपको जो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर डेट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है टाइटल अकाउंट्स या एक्सप्लेनेशन या आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये पर्टिकुलर्स का कॉलम को थोड़ा वाइड रख लीजिएगा क्योंकि इसमें अकाउंट्स के नाम आते हैं। तो उसके बाद जो है पीआर नंबर, आपका जो रेफरेंस नंबर, जो भी अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल नंबर होता है, क्योंकि जब हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में या मैनुअल में, वी हैव टू असाइन अकाउंट नंबर। तो नंबर्स जो होते हैं 101, 102 एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऑनर सिक्योरिटी और रेवेन्यू को जो है डिफरेंट जो है नंबर से हम जो है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको जो है यूनिक नंबर्स देते हैं। तो रेफरेंस नंबर लिखने के बाद आपको जो है लाइन के बाद सबसे पहला डीआर और उसके साथ हो जो है सीआर लिखना है, डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरह जो है फॉर्म जैसे कि रिकॉर्ड किया गया है। ये ट्रांजिशन होगी द इन्वेस्टमेंट बाय कैपिटल। तो कैपिटल जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया कि कंपनी एक स्टार्ट हुई है और ऑनर जो है इन्वेस्टमेंट की है विद 30,000 से कैश से की है। तो मेरे पास जो है ट्रांजिशन थी, कैश मेरा इन हो गया तो वो डेबिट हो गया, कैश एसेट है। तो उसके बाद जो है कैपिटल मेरा डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इस पे यहाँ पे क्रेडिट पे साइड पे कर लिया। उसके बाद जो है सप्लाइज़ और यहाँ पे इस तरह जो है कैश डिक्रीज़ हुई, सप्लाइज़ कैश पे परचेज़ किए, परचेज सप्लाइज ऑफ कैश, तो इसी तरह इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था जनरल एंट्रीज़ का। चलिए तो पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जो एग्जांपल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और ट्रांजिशंस को जो है वन बाय वन हम कवर करते हैं। ये ट्रांजिशन इक्वेशन जो लास्ट वीडियो में जो है मैंने कंप्लीट कर ली है,
और वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो वो उसकी लिंक जो है आई बटन में दे दी है और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। ये ट्रांजिशन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कवर की थी, ये ट्रांजिशन 11 थी, तो उनको जो है वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे रिकॉर्ड हुई हैं। तो इन्हीं को ही आज हम जो है जनरल एंट्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली ट्रांजिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट जो है मैंने बुक से उठा है, तो लिहाजा इनको जो है वन बाय वन में एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर सपोज़ ये कंपनी थी फास्ट फॉरवर्ड, जिसका हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो वही एग्जांपल को जो है मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। फास्ट फॉरवर्ड एक कंपनी है, रिसीव्स 30,000 कैश फ्राम द ऑनर्स कंट्रीब्यूशन। यानी बिज़नेस ने कंपनी एक बंदे ने जो है टेलर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है विद 30,000। तो जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को रिकॉर्ड किया था, 30,000 मेरा कैश हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे भी मैंने प्लस कर दिया जो है कैपिटल को, मेरा इक्विटी कैपिटल ऐड हो गया। तो इस चीज़ों को जो है ये चीज़ें आपके लेजर्स हैं, लिहाजा इनको जो है मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चीज़ें अकाउंटिंग इक्वेशन में हो गई। थर्ड स्टेप जो मेरा होगा, अभी इनको जनरलाइज करना है। फॉर सपोज मेरे पास जो है जनरल एंट्रीज़ इनकी रिकॉर्ड करनी थी, तो कैश मेरा यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे कैश जो है मेरा इस तरफ है, तो डेबिट मैंने इसको कर दिया कैश और एसेट की साइड है, और उसके बाद जो है कैपिटल मेरा इक्विटी की साइड है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट यह होता है कि इनका अपोजिट अफेक्ट हो जाए, अपोजिट इनकी इक्वलाइजेशन होती है। यहाँ पे अगर इक्वल साइन है, यहाँ पे अगर चेंज होता है तो देयर मस्ट बी चेंज इन अदर साइड। तो यहाँ पे अगर डेबिट हो रहा है तो वहाँ पे क्रेडिट ही होगा डेफिनेटली, ये दो साइड्स हैं। तो इसको जो है मैंने कैश मेरा इंक्रीज़ हो गया, ये रेफरेंस नंबर जिसकी मैं बात कर रहा था 101, इसको असाइन किया गया है, यहाँ पे भी 101 लिखा हुआ है। इसी तरह जो है लेजर्स में हम ये जो है डिफरेंट नंबर असाइन करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ ओनली। तो सी जो है कैपिटल 30,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेरे इनिशियल हो गई, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और इसके साथ जो है मैं लिख सकता था कि इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। तो इन्वेस्टमेंट ये यानी जो है नरेशन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन या नरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग, ये ट्रांजिशन क्यों रिकॉर्ड की गई है, इसकी वजह क्या थी। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी ट्रांजिशन में जो है नंबर 2, परचेज सप्लाइज फॉर द कैश। कैश पे अगर परचेजिंग की है तो यहाँ पे इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें तो मेरी कैश जो है डिक्रीज़ होगी और सप्लाइज़ जो है मेरी इंक्रीज़ होगी। वो भी सप्लाइज से क्या होगा, क्योंकि वो मुझे बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड हैं। जिस चीज़ से भी आपके फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड होंगे वो एसेट्स कहलाएंगी। तो एसेट मेरा इंक्रीज़ हो गया, दूसरा एसेट मेरा डिक्रीज़ हो गया। तो जहाँ पे जो कैश है अब मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, डेफिनेटली कैश माइनस हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। और जो सप्लाइज़ मेरी इन हो रही है, इनफ्लो हो रहा है, मेरे सप्लाइज़ एसेट का जो बढ़ रहा है वो मैंने डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे भी इसी तरह जो है सप्लाइज़ मैंने डेबिट कर दी, दोनों अकाउंट एसेट के हैं, और कैश जो है ये भी मैंने यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया। लिहाजा ये जो मेरा कैश का अकाउंट होगा वो जो है 30,000 से जो है 2500 डिडक्ट करने के बाद वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे क्रेडिट ये डेबिट साइड पे था नॉर्मल बैलेंस, और ट्रांजिशन 2 में जो है कैश पे इफेक्ट आया है, वो 2500 का जो है रिडक्शन हो गई है। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एसेट्स बट नॉट इन द टोटल में जो है कोई फ़र्क नहीं आएगा, जस्ट कंपोजिशन में चेंज आएगा एन एसेट ओनली। तो नंबर 3 ट्रांजिशन जो है परचेज इक्विपमेंट फॉर द कैश। कंपनी ने जो है फास्ट फॉरवर्ड कंपनी ने इक्विपमेंट ख़रीदे हैं फॉर द ऑपरेशन, जिसमें जो है एक्सपेक्टेड बेनिफिट आपको मिलेंगे, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपका एसेट हो गया। तो एक एसेट में जो है इंक्रीज़ आएगा, दूसरे में डिक्रीज़ आएगा। तो उसी तरह है सेम ट्रांजिशन से लास्ट मैंने रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे एसेट को मैंने डेबिट किया, ये इन हो रहा है कंपनी में, एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट आएंगे। तो यहाँ पे इसको जो है 26,000 से लिखा, और यहाँ पे जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस था कैश भी अभी डिक्रीज़ हो गया। जैसे जैसे ये आउटफ्लो होते जाएंगे, यहाँ पे जो है कैश अकाउंट, इसका लेजर अकाउंट, वहाँ पे भी वो रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो कंप्यूटराइज में जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते हैं, मगर मैनुअल जो है हम पहले जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो है ये ट्रांजेक्शन जो है हम पोस्ट करते हैं लेजर में। तो 26,000 यहाँ पे भी कैश जो है क्रेडिट हो गया, और मेरा एसेट जो है इंक्रीज़ हुआ। इक्विटी और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आया। नंबर 4 ट्रांजेक्शन जो है परचेज सप्लाइज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे जो है अकाउंटिंग जो है अकाउंट्स पेएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल यानी हमने जो है क्रेडिट पे जो है कुछ चीज़ें ली हैं फास्ट फॉरवर्ड परचेजेस
7100 की सप्लाईज़ उन्होंने ली हैं फॉर द एडिशनल यूज़, उसमें भी जो है डेफिनेटली हमारा जो है एक्सपेक्टेड जो होगा फ्यूचर बेनिफिट एसोसिएट होगा। तो लिहाजा जो एसेट मेरा इंक्रीज़ होगा और लायबिलिटीज़ भी मेरी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि एसेट अगर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी अगर लायबिलिटीज़ है या इक्विटी है वो भी इंक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन देखी, उसके बाद जो है सप्लाईज़ मेरी इंक्रीज़ हो गई 7100 से, और अकाउंट्स पेएबल मुझे जो है कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ आ गई वो भी इंक्रीज़ हो गई, और अकाउंट्स पेएबल का जो है एक दूसरा लेजर भी रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद जो है नंबर 5 जो है प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कैश। अभी जो है कंपनी ने कंसल्टिंग एक रेवेन्यू जनरेट किया है। नंबर 5 पे जो हम देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विस इमीडिएटली कलेक्ट्स 4200 इन कैश। तो ये कैश मेरा इंक्रीज़ हो गया और इक्विटी भी इंक्रीज़ हुई। डेफिनेटली दो अकाउंट्स मेरे जो है इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो मैं कंसल्टिंग सर्विसेज और जो है रेवेन्यू मुझे जनरेट हुआ है, तो एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। ये अकाउंट इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद जो है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस है अगर वो इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड होता है, और इक्विटी का जो नॉर्मल बैलेंस या रेवेन्यू का वो भी क्रेडिट साइड पे ही हमेशा होता है। लास्ट वीडियो में जो है पूरी डिटेल्स से मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है, लिहाजा मैं फुल डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा। इसको जो है जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। कैश जो है मेरा डेबिट हो गया 4200, मेरा कैश इंक्रीज़ हो गया, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कंसल्टिंग रेवेन्यू 4200, ये मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ तो मैंने एक न्यू अकाउंट खोल लिया कंसल्टिंग रेवेन्यू, जो मेरा रेवेन्यू अकाउंट लेजर मैंने ओपन कर लिया, वहाँ पे मैंने पोस्ट कर लिया 4200। नंबर 6 में जो है पेमेंट और एक्सपेंस इन कैश। तो अभी जो है ये आपके एक्सपेंस होंगे, आपको शायद याद हो, जो जैसे कि मैंने कहा था आपको, विड्रॉल्स और जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो डिडक्शन होती है आपकी इक्विटी से। तो डेफिनेटली अगर आपकी इक्विटी जो अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो आपकी इक्विटी भी कम होगी। फास्ट फॉरवर्ड पेज 1000 इन कैश। तो कैश जैसे हमने पेमेंट की है तो दो अकाउंट इफेक्ट्स होंगे। पहला तो इक्विटी मेरी जो है कम होगी, उसके बाद जो है एसेट मेरा कम होगा। जब एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, अगर कम होता है तो वो क्रेडिट में जाएगा, और अगर आपकी जो है इक्विटी कम होती है तो वो डेबिट साइड में जाती है। तो रेंट एक्सपेंस मेरा इक्विटी अकाउंट में था तो मैंने रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 1000, और कैश जो था मेरा 1000 उसको भी मैंने क्रेडिट कर लिया क्योंकि वो कम हो गया। तो नंबर 7 पे चलते हैं, और नंबर 7 पे जो है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इन कैश। तो अभी जो है फास्ट फॉरवर्ड पेड अनदर 700 कैश फॉर एम्प्लॉइज सैलरी। तो जो सैलरीज और एक्सपेंस और विड्रॉल्स होंगे वो आपकी इक्विटी को कम करेंगे, आपकी कैपिटल को कम करेंगे, तो लिहाजा आपकी ये कैश आउटफ्लो होंगी और इक्विटी भी आपकी आउटफ्लो होंगी। तो जैसे कि एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है, और इक्विटी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट साइड पे होती है। तो इसी तरह जो है लेजर अकाउंट हमने जनरल एंट्रीज़ यहाँ पे पास कर ली है। सैलरीज एक्सपेंस 700 और कैश मेरा डिक्रीज़ हो गया, वो भी कैश से पेमेंट की है तो वो भी एक्सपेंस जो है 700 का क्रेडिट कर लिया। सैलरीज और वेजेस का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप इनको बताऊं। सैलरीज जो है यूजुअली कंपनसेशन होती है वो रिसीव्स एम्प्लॉयज़ के लिए, वो रिसीव्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गिवन पीरियड के लिए 1 मंथ की होती है। सैलरीज डेफिनेटली सैलरी मंथली दी जाती है, और वेयर एज वेजेस जो हैं ये जो है वो टाइम वर्क पे होती है, टाइमली होती है, वीकली होती है, डेली होती है। तो वेजेस जो हैं वेरी करती हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइम वर्क, कितने टाइम का काम हुआ है। तो नंबर 8 में जो है नंबर 8 और 9 जो ट्रांजिशन है, प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग एंड रेंटल सर्विस ऑन क्रेडिट। अभी जो है क्रेडिट पे हमने चीज़ें जो है रेंटल और जो है कंसल्टिंग प्रोवाइड की है। तो फास्ट फॉरवर्ड प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस जो है दोनों, ये कंपाउंड एंट्रीज़ का जो है आपको जो है इन्फॉर्म करता जाऊँ। ट्रांजेक्शन 8 इज़ ए कंपाउंड जनरल एंट्रीज विच इफेक्ट्स 3 और मोर अकाउंट्स। यहाँ पे 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा एसेट है क्योंकि वो मुझे मिलेंगे, एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो 1900 यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है इक्विटी मेरी इंक्रीज़ हुई, एक जो है रेंटल में होगी, दूसरी जो है कंसल्टिंग में, दोनों को प्लस करूँगा तो यहाँ पे जो है अकाउंट रिसीवेबल मेरा एक्सपेक्टेड है, यानी मेरा कैश है, मेरा एसेट है। तो एसेट की तरफ से जो एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड होता है, बाकी रिमेनिंग जो है मेरी अगर इक्विटी इंक्रीज़ होती है तो वह क्रेडिट साइड डेफिनेटली होती हैं। तो यहाँ पे 1900 सम लिख लिया, और यहाँ पे जो है 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे मैंने कंपाउंड एंट्रीज़ में रिकॉर्ड कर लिया 1600 और 300 मैंने अलग से रिकॉर्ड कर लिए। नंबर 9 पे जो है रिसिप्ट ऑफ कैश ऑन अकाउंट। तो ये जो है फास्ट फॉरवर्ड रिसीव्स 1900 कैश फ्रॉम द क्लाइंट विल्ड एंड ट्रांजेक्शन। यहाँ जैसे ही ये ट्रांजेक्शन
अप्रूव हुई थी, तो उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद हमें वो बिल्ड हो गई। तो जो मेरा कैश था डेफिनेटली रेवेन्यू तो अर्न हो गया है, हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो दोबारा हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जस्ट आपका इफेक्ट जो होगा, आपका अकाउंट रिसीवेबल जो होगा वो नील हो जाएगा और कैश आपका जो है इन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश अगर एसेट है तो इंक्रीज़ होता है तो डेबिट कर लिया, और अकाउंट रिसीवेबल मेरा डिक्रीज़ हो गया क्योंकि पहले डेबिट किया था, अभी मिल गया है तो उसको हम रिसीव करने के बाद उसको क्लोज़ कर देंगे। ऐसे ही हम इसको 0 करेंगे, ये दोनों तरफ से क्लोज़ हो जाएगा। नंबर 10 पे जो है पार्शियल पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल ट्रांजिशन 10 और 11, यहाँ पे जो है 11 ट्रांजिशन मैं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी 5 एक्स्ट्रा जो है ट्रांजिशन दी गई हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है हम कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ी एडवांस और अच्छी है। तो अगर वो भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पार्शियल पेमेंट ऑन अकाउंट्स पेएबल, अभी जो है कुछ हमने जो सप्लाईज़ आपको याद हो 7100 की ली थी, तो अभी हमने जो है उसमें से 900 पेमेंट कर ली है, तो मेरी कैश गई। तो कैश जब आउट होती है तो जो है क्रेडिट करते होती है, और अकाउंट्स पेएबल अगर मेरा डिक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड पे होता है। तो यहाँ पे मैंने डेबिट साइड अकाउंट पेएबल अभी डिक्रीज़ हुआ है तो 900 लिख लिया, वहाँ पे कैश को जो 900 मैंने रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 11 पे जो है ऑनर्स ने विड्रॉल किए हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। डेफिनेटली अभी जो है विड्रॉल्स आपकी इक्विटी डिक्रीज़ होगी, तो इक्विटी में सो जो कैश में किया है तो आपकी कैश भी डिक्रीज़ होगी, तो वो क्रेडिट साइड की जाएगी, एसेट है आपका, और आपका जो इक्विटी होगी वो भी 200 से कम होके आपकी डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। तो जनरल एंट्रीज़ जो है ये येलो कलर्स में सारी जनरल एंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे जो है जो लेजर्स अकाउंट थे। तो ये था आज का वीडियो नंबर 8 लेक्चर, और इसके जो पार्ट 2 में होगा उसके जो नेक्स्ट 5 ट्रांजिशंस होंगे, न्यू ट्रांजिशंस को हम वाइंड अप करने के बाद इसी एग्जांपल का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी हम इंशाल्लाह इसी एग्जांपल को लेके मैं पूरी स्टेटमेंट्स जो होंगी आपको लास्ट तक दिखाऊंगा, ताकि आपका जो है इसी एग्जांपल पे बेस बना रहे। तो दूसरे एग्जांपल भी जैसे ही हम ये एग्जांपल पूरा करेंगे इस कंपनी का, तो दूसरे ट्रांजिशंस में जनरल एंट्रीज़ भी उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।